दोस्तों नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह गीला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज एक खास मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और जैसा मेरे पीछे आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इस राष्ट्रीय आपातकाल की कहानी क्या है, भारतीय संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है अनुच्छेद 352 और 352 का प्रावधान मूल संविधान में किस प्रकार से किया गया था और आज वर्तमान में क्या प्रावधान है। दोस्तों जब देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया कि अगर कोई दूसरा देश भारत के ऊपर आक्रमण करता है या भारत किसी दूसरे देश के साथ किसी युद्ध में शामिल होता है या फिर देश में आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस या फिर आंतरिक असंतोष की स्थिति अगर उत्पन्न होती है, इन तीनों में से कोई भी एक स्थिति या फिर इनकी संभावना, तो उस आधार पर देश के राष्ट्रपति के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन आज हम बात करेंगे 1975 में, 1975 में, वो तारीख 25 जून 1975 की। आखिर क्यों देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा उद्घोषणा कर दी गई राष्ट्रीय आपातकाल की। उस समय की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी ने कहा कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल जरूरी था, और अगर मैं विपक्ष की भाषा में बात करूं, विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो देश पर राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया गया या फिर उस वक्त राष्ट्रीय आपातकाल की आवश्यकता थी। खैर ये हमारे डिबेट का इश्यू भी नहीं है, हमारे को तो उसी कहानी की बात करनी है कि क्यों आखिर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई। क्यों 1971 में जो इंदिरा गांधी पूरे देश में और पूरे विश्व में एक सिरमौर बनकर के उभरी थी, आयरन लेडी जिस इंदिरा गांधी को कहा गया था, आखिर क्यों और क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ गई कि 1975 में, 1975 में लगभग 4 ही साल बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करनी पड़ी। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1971 से 1971 से। 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे और खुद पाकिस्तान में भी स्थितियां पेचीदगीपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि 1970 में, 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान के 2 हिस्से हुआ करते थे। पूर्वी पाकिस्तान में एक व्यक्ति उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, शेख मुजीबुर रहमान। जब पाकिस्तान में चुनाव हुए तो याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पश्चिमी पाकिस्तान में मुख्य भूमिका में हुआ करते थे, ये तय कर लिया गया याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा कि देश में कल को जैसे ही चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद में सरकार बनेगी तो फिर हम सरकार की मुख्य भूमिका में होंगे। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो चुनाव के परिणाम याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के पक्ष में नहीं आए, बल्कि चुनाव का परिणाम आया शेख मुजीबुर रहमान के पक्ष में। अब चुनाव के परिणाम के हिसाब से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का मुखिया बनना था, लेकिन याया खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को पूरी पाकिस्तान से उठा लिया गया और उसको पश्चिमी पाकिस्तान में कहीं अनजान स्थान पर लाकर के कैद कर दिया गया। और साथ में पूर्वी पाकिस्तान में निवास करने वाले जो वर्तमान के अगर अपन को बांग्लादेशी कहें, तो उन लोगों पर तरह तरह के अत्याचार शुरू हो गए और वो लोग भाग भाग करके हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त लगभग 1.5 करोड़ लोग पूर्वी पाकिस्तान से भाग करके भारत में आ गए। भारत के सामने एक बड़ा संकट था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बार बार इस मुद्दे को उठा रही थी और यह बात रख दी गई इंदिरा गांधी के द्वारा कि पाकिस्तान, जिसका पक्ष बार बार संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया जाता है, आज उससे पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और जिस व्यक्ति को पाकिस्तान का मुखिया होना चाहिए, उस व्यक्ति का तो यह भी पता नहीं कि वो जीवित है या मर गया। आखिर कहां है शेख मुजीबुर रहमान। और स्थिति इस प्रकार की बनी कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति तक की नौबत आ गई। जब इंदिरा गांधी ने पूछा मानेक शाह से, जो उस समय सेनाध्यक्ष हुआ करते थे, कि मानेक शाह जी क्या हमारे को पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए, तो मानेक शाह जी ने कहा कि नहीं, आज हम इस स्थिति में नहीं है। और दोस्तों याद करने वाली बात है, ये 1971 का वही साल था
जिसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर चुनाव लड़ा 1971 में, रिमूव पॉवर्टी। और बार बार हर सभा में इंदिरा गांधी एक ही बात कहा करती थी कि मैं चाहती हूं देश से गरीबी हटाऊं और विपक्ष चाहता है इंदिरा हटाओ। तो अब आपको तय करना है कि आपको गरीबी हटानी है या फिर इंदिरा को हटाना है। लोगों ने कहा कि हमारे को इंदिरा से या किसी दूसरे व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमारी तो गरीबी हटनी चाहिए, पॉवर्टी हटनी चाहिए। और गरीबी हटाओ के नारे पर जब इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, चुनाव का परिणाम आया जब मार्च में, तो दोस्तों इंदिरा गांधी 352 सीटें जीत करके एक प्रचंड बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनी। अगर एक शब्द में, एक लाइन में अगर मैं कहूं कि इंदिरा गांधी के जीवन का अगर सबसे खूबसूरत कोई साल था तो 1971 का साल था, 1971 का ईयर था। 1971 में प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी। 1971 में ही जब मानेक शॉ ने यह बात कह दी थी कि नहीं, हम अभी युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, कारण पूछा जब इंदिरा गांधी ने, तो फिर साफ कह दिया मानेक शॉ ने कि हम इसलिए इस समय युद्ध करने की स्थिति में नहीं है कि अगर आज हमने युद्ध लड़ा तो अभी मॉनसून का समय है, और मॉनसून के समय में लगातार जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहां पर नदियां बिल्कुल अपने उफान पर होती हैं, भूमि बिल्कुल दलदली है, चाह करके भी भारतीय सेना मूवमेंट नहीं कर पाएगी। और अगर हमने अब लड़ाई लड़ी तो हो सकता है चाइना भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर दे। अमेरिका तो ऑलरेडी सपोर्ट में खड़ा ही खड़ा था। तो फिर इंदिरा गांधी ने पूछा कि फिर हमारे को कब लड़ाई लड़नी चाहिए। तो फिर मानेक शॉ ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे को सर्दियों में युद्ध लड़ना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा सर्दियों में ऐसा क्या होगा। तो मानेक शॉ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सर्दियों में एक तो जो ये मॉनसून के कारण जो दलदली भूमि है इसकी समस्या खत्म हो जाएगी, और दूसरा पूरा का पूरा हिमालय बर्फ से ढक जाएगा, तो चाइना चाह करके भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा। साथ में इंदिरा गांधी के द्वारा यूएसएसआर के साथ एक महत्वपूर्ण मैत्री संधि कर ली गई, और उस मैत्री संधि का फायदा यह हुआ कि अगर भारत के ऊपर कोई देश आक्रमण करेगा तो फिर यूएसएसआर, उस वक्त का जो सोवियत संघ है, वो भारत की सहायता करेगा, भारत की मदद करेगा। अब इंदिरा गांधी कॉन्फिडेंट थी। 1971, कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इंदिरा गांधी के द्वारा 4 दिसंबर की तारीख है वो तय कर ली गई थी कि पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा 4 दिसंबर को, लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही हमारे ऊपर हमला कर दिया और हम तो तैयार बैठे थे। 3 दिसंबर 1971 को देश में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया, और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। भारत के द्वारा बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी गई। 1971 में इंदिरा गांधी का एक नया रूप पूरे विश्व समुदाय ने देखा। आयरन लेडी कहा गया इंदिरा गांधी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। इंदिरा गांधी फुल ऑफ कॉन्फिडेंट थी। 1972 के अंतिम समय से अगर अपन बात करें तो फिर धीरे धीरे समस्याएं खड़ा होना शुरू हुई, और समस्याओं की शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। तेल की कीमतें अचानक से बढ़ना शुरू हुई, और सीधी सी बात है, जब भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर उसका सबसे पहला जो प्रभाव है वो मिडिल क्लास पर आता है, एक आम व्यक्ति पर आता है। गुजरात में यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। उनका कहना था कि मैस में जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी डे बाय डे गिरती जा रही है। मैस में हमारी को जो दाल मिलती है उस दाल में दाल नहीं होती, केवल पानी होता है। धीरे धीरे यह आंदोलन जोर पकड़ने लगा, और जो विपक्षी पार्टियां गुजरात में इंतजार कर रही थी कि हम किस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस सरकार को घेरें, उस वक्त गुजरात में चिमनभाई पटेल कांग्रेसी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 167 सीट्स में से लगभग 140 सीटें जीत करके एक मजबूत बहुमत के साथ वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मोरारजी देसाई ने एंट्री ली इस आंदोलन में, और इस आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने का काम किया। साथ में उस वक्त देश में बिहार में वहां भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। बिहार में उस वक्त अब्दुल गफूर की सरकार हुआ करती थी, और ऐसा ही विवाद बिहार में भी उठा। जो स्टूडेंट क्लास था उसने आंदोलन शुरू कर दिए। उस वक्त बिहार की छात्र राजनीति में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान, ये यूनिवर्सिटी के छुटवैये नेता हुआ करते थे। जब लगातार इन्होंने प्रयास किया लेकिन फिर भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली, तो फिर अंत में जाकर के उनको सुझाव दिया गया कि आप जेपी नारायण को इस आंदोलन से जोड़िए। जय प्रकाश नारायण, जेपी नारायण, एक बड़े व्यक्तित्व, उनको जोड़िए आप इस आंदोलन में। जब इस आंदोलन में
जेपी नारायण से अनुमति लेने का प्रयास किया गया। लालू प्रसाद यादव के साथ और जो नेता थे वो लोग गए। आजकल लालू जी बड़े स्वस्थ हैं। लालू जी के साथ अन्य जो लोग हैं वो मिलकर के जेपी नारायण के पास जाते हैं, जयप्रकाश नारायण के पास जाते हैं। लेकिन जयप्रकाश नारायण दो शर्त रखते हैं उनके सामने कि एक तो ये जो आपका आंदोलन है, ये जो मोमेंट है, ये आप केवल बिहार तक सीमित नहीं रखोगे, बल्कि इस आंदोलन को आप देश के और दूसरे हिस्सों तक लेकर के जाओगे। मान लिया गया कि बिल्कुल हम तैयार हैं इसके लिए। और दोस्तों, देखते देखते पूरे देश में एक माहौल ऐसा बना, साथ में रेलवे जो है उसमें जॉर्ज फर्नांडिस उस वक्त मुख्य भूमिका में हुआ करते थे। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे में भी स्ट्राइक देखी गई और रेलवे कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी। तो इस तरह से बताया जाता है कि आज तक देश स्तर पर अगर अपन बात करें तो केवल 2 ही बार इंडियन रेल रुकी है, एक जॉर्ज फर्नांडिस के समय और दूसरा अभी पिछले दिनों कोविड में। पूरा का पूरा देश, जैसे ये लगभग स्थितियां उत्पन्न सी हो गई हैं कि अब देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और जो इंदिरा गांधी 1971 में 1971 में बिल्कुल सिरमौर हुआ करती थी, आज स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि अब देश में अव्यवस्थाएं नजर आना शुरू हो गई। दोस्तों, गुजरात में लगातार मोरारजी देसाई के द्वारा अनेक प्रकार के आरोप चिमन भाई पटेल सरकार पर लगाए जा रहे थे। करप्शन के कई मामलों को लेकर के वहां पर अलग अलग प्रकार के नारे देना शुरू कर दिया गया। चिमन चोर का नारा दिया गया वहां पर, और लगातार ये दबाव बनाया गया कि चिमन भाई पटेल को इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को हटा दिया जाना चाहिए। हालांकि मोरारजी देसाई तो इस बात पर अड़ गए कि नहीं, केवल मुख्यमंत्री को नहीं बल्कि गुजरात की विधानसभा को भंग कर दिया जाना चाहिए। दोस्तों, मामला बढ़ता चला गया और फिर 20 जून 1975, 20th of June 1975, 20 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, इन सब के साथ मंच साझा किया और बड़ा ही इमोशनल भाषण दिया। और उस इमोशनल भाषण में ये बात बार बार कही गई कि देखिए, चीजें जिस हिसाब से मैनेज की जा रही हैं देश में विपक्षी दलों के द्वारा, और एक अच्छी संवैधानिक तरीके से चल रही जो सरकार है उसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तो आप सबको मिलकर के साथ देना होगा। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 10 लाख लोगों की भीड़ वहां पर जुटी 20 जून 1975 को। हम अभी 5 दिन पहले की बात कर रहे हैं। 20 जून के ठीक 2 दिन बाद 22 जून 1975 को यह तय किया गया विपक्ष के द्वारा कि हम भी एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे। और उसमें जेपी नारायण जो बिहार से आ रहे थे दिल्ली, उस रैली को संबोधित करने के लिए। लेकिन बताया यहां तक जाता है कि 22 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण दिल्ली आना तो चाहते थे, लेकिन उनका विमान उड़ नहीं पाया। इंडियन एयरलाइंस ने यह घोषणा कर दी कि टेक्निकली कारणों की वजह से, बारिश की वजह से विमान उड़ नहीं पाएगा। खैर, जो भी वजह रही होंगी, अब हम केवल 3 दिन दूर हैं उस तारीख से, जिस तारीख के बारे में अक्सर यह कह दिया जाता है कि हिंदुस्तान के 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी 2023 तक कोई एक ऐसी अवधि, कोई एक ऐसा ड्यूरेशन जिसको हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए एक ब्लैक चैप्टर, एक काला अध्याय कहा जा सकता है, उसकी शुरुआत होना बाकी थी। 22 जून को खैर मोरारजी देसाई ने संबोधित किया और फिर तारीख आई 25 जून 1975, 25th of June 1975। अच्छा, उसे एक दिन पहले 24 जून 1975 को जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज थी, जो खुफिया तंत्र था भारत का, उसने इंदिरा गांधी को यह मैसेज किया कि शायद जयप्रकाश नारायण इस रैली के माध्यम से आम आदमी के साथ साथ देश की जो सेना है, पुलिस है, उसको भी सरकार के विरुद्ध भड़का सकते हैं। दोस्तों, तारीख 25 जून 1975, मतलब नेशनल इमरजेंसी के डिक्लेरेशन का डे। इंदिरा गांधी ऑफिस नहीं गई उस दिन, घर से ही सारी गतिविधियों को देख रही थी, वो बहुत नजदीक से मॉनिटर कर रही थी। ऐसा बताया जाता है कि हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में या आजादी से पहले और आजादी के बाद रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई कभी। और जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लाखों की भीड़ रामलीला मैदान में एंटर कर रही थी, तो
तो उस समय फिर नारा दिया गया कि इंदिरा सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। जयप्रकाश नारायण ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया और उस भाषण में यह बात कही गई जयप्रकाश नारायण के द्वारा कि अगर देश की आम जनता को लग रहा है कि देश में जो सरकार चल रही है अभी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, अगर वह सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार शासन नहीं कर रही है तो फिर इस सरकार को हटा दिया जाना चाहिए। दावा यहां तक किया जाता है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस रैली में पुलिस और सेना को भी ये मैसेज दे दिया गया, ये संदेश उस रैली के माध्यम से दे दिया गया कि अगर उनको लगता है कि देश में काम कर रही सरकार संवैधानिक प्रावधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो उनको भी सरकार का विरोध करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा पॉइंट टू बी नोटेड। और केवल इस आधार पर अब लगभग शाम का वक्त था, विचार विमर्श चल रहा था कि क्या किया जाना चाहिए। इंदिरा गांधी पहुंचती है देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास तारीख 25 जून 1975 और देश के राष्ट्रपति के द्वारा आंतरिक अशांति ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, आंतरिक असंतोष। आगे जाकर फिर जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, और उस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति या आंतरिक असंतोष शब्द को ही भारतीय संविधान से हटा दिया गया और इसके स्थान पर शब्द जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह है, आर्म्ड रिबिलियन। साथ में प्रावधान कर दिया गया कि अब केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से देश का राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं कर सकता। उसके लिए कैबिनेट का लिखित परामर्श आवश्यक होगा। लेकिन दोस्तों 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर दी गई। उद्घोषणा 25 जून 1975 को की गई, लेकिन इसको इंप्लीमेंट किया गया 26 जून 1975 को, 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लगभग 8-9 मंत्री शामिल हुए। मंत्री को आते ही बता दिया गया कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और इन विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों 25 जून 1975 को जिससे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था और 26 जून 1975 से जो नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी, यह अध्याय लंबा रहा देश के लिए। 21 मार्च 1977 तक देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगे। पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीन के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, और यह नेशनल इमरजेंसी लगी रही फिर 10 जनवरी 1968 तक, 10 जनवरी 1968 तक। वही चीन जिसके बारे में जब 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में जब चाइना अस्तित्व में आया था तो पंडित नेहरू ने एक गैर साम्यवादी देश होते हुए सबसे पहले मान्यता प्रदान की थी। वही चीन जिस चीन के बारे में पंडित नेहरू का कहना था कि आज विश्व की 2 बड़ी संस्कृतियां एक हो रही हैं, गले मिल रही हैं, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, वही चीन उसने 1962 में 1962 में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर हमला किया। पहला राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई 3 दिसंबर 1971 को, जब पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, जो लगा रहा फिर 17 मार्च 1977 तक। और तीसरा और अंतिम राष्ट्रीय आपातकाल जिसकी चर्चा अभी हमने की, जिसकी शुरुआत 26 जून 1975 से और लगा रहा 21 मार्च 1977 तक। खैर, अटल बिहारी वाजपेयी का जैसा कहना है कि देश में सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल को और प्रत्येक राजनेता को इस देश के बारे में सोचना चाहिए, इस राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आप लोगों के बीच में उत्कर्ष परिवार एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। ये कुछ नेशनल इमरजेंसीज की और पिक्स उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर आया है। दिवाली महाधमाका ऑफर 10 से 15 नवंबर 2023 तक, और ये दिवाली होगी खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। इस दिवाली महाधमाका
ऑफर में आपको उत्कर्ष परिवार के द्वारा जितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी ऑनलाइन कोर्सेज में 90% तक की छूट दी जाएगी, 90% तक का ऑफ दिया जाएगा। साथ में दी जाएगी आपको फ्री टेस्ट सीरीज, साथ में 6 माह की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो फिर इंतजार किस बात का, चूकना मत। आप सबके लिए ये दिवाली जो दीपों का त्योहार है ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, और वादा कीजिए अब की बार और ये दृढ़ निश्चय कीजिए खुद से कि अगली जो दिवाली आएगी उससे पहले पहले किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में चयनित होकर के ना केवल खुद को बल्कि अपने पेरेंट्स को एक नया सपना आप लोगों को देना है, एक नई खुशी आप लोगों को देनी है। दोस्तों याद रखिएगा, जीवन में अपन कुछ भी करते हैं कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन सफल होकर के हम हमारे माता पिता से मिलते हैं वो जीवन का सबसे बड़ा सबसे बेहतरीन मोमेंट होता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरी उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।